नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि थंबनेल देख करके आप समझ चुके होंगे कि ये वीडियो में हम यूपी टेट के सॉल्व पेपर 2017 की बात करेंगे। ये पेपर आपका 15 अक्टूबर 2017 को हुआ था। आपका समय ज्यादा बर्बाद ना करते हुए चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। जब धंसे हुए का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खंबा अभी भी कीचड़ में है। ठीक है, खंबे की पूरी लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखो इस क्वेश्चन में जब ये फ्रैक्शन में दे रखा है तो पहले तो क्या है कि इसको x के तरीके से भी कर सकते हैं। पूरे खंबे की लंबाई x मान लें, फिर उसका x का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा हुआ दिखा दिया, तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाता है और कैलकुलेटिव भी ज्यादा हो जाता है। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि आपको दो फ्रैक्शन दे रखे हैं 4/7 और 1/3, तो आप क्या करेंगे कि नीचे 7 है और नीचे क्या है, इसमें 3 है, तो 7 या 21, इन दोनों का एलसीएम लेके पूरी खंबाई 21 बना लेंगे। ठीक है, तो 7 या 21, तो खंबे की पूरी लंबाई मैंने कितनी बना ली, 21 बना ली एलसीएम लेकर के। किसका, 7 और 3 का क्या ले लिया मैंने, एलसीएम ले लिया। ठीक है, तो कितना आ गया 21। अब पूरी लंबाई मैंने कितनी बना ली, 21। अब 21 का 4/7 भाग, तो 7 से इससे काटेंगे, 7 तिया 21, 4 तिया 12, तो ये जो 12 भाग है, 12 है, हमें नहीं पता लंबाई में 12 है या क्या है, पर अभी जो 12 भाग है, 12 है 21 में से 12 जो भाग है वो कीचड़ के अंदर धंसा हुआ है। जैसे सपोज करो ये हमारा खंबा है, तो इस खंबे का ये हमारा ये क्या है, इसके नीचे ये हमारी क्या है, ये कीचड़ भरी हुई है, इसमें क्या भरी हुई है, कीचड़ भरी हुई है। ठीक है, तो कीचड़ के नीचे, तो ये कितना भाग हमने ले लिया, 12 भाग ले लिया। अब वो कह रहा है कि जब धंसे हुए भाग का 1/3, मतलब कि 12 का 1/3, 12 का 1/3 मतलब कि 4 आ जाएगा, 3 चौक 12, तो 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4। तो धसे हुए भाग का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है, तो इसमें से 1/3 मतलब कि 4 भाग, ये वाला 4 भाग इसमें से ये खींच लिया जाता है, बाहर खींच लिया जाता है। तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खंबा अभी भी कीचड़ में है। हाँ, तो देखो 12 में से 4 गए तो नीचे क्या बचा रहेगा, 8। तो इसका मतलब क्या था कि ये जो हमने 21 ने बनाया था, यही खंबे की पूरी एक्चुअल लंबाई थी। तो पूछ रहा है खंबे की पूरी लंबाई क्या होगी, तो खंबे की पूरी लंबाई हो जाएगी 21। ठीक है, हमने क्या किया था, फिर से रिपीट कर रहा हूं, एलसीएम लेकर के पूरी खंबे की लंबाई बना ली थी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने पूरा क्वेश्चन किया है, तो इसका आंसर आ जाता है 21 मीटर। क्वेश्चन दोबारा देखिए, समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं, तो ए अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए इसमें क्या है कि देखिए हम जो है ए और बी दो लोग हैं, तो ये कितने दिन में काम कर रहे हैं, 12 दिन में। फिर दूसरे आए बी और सी से काम कराया, तो ये कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में करते हैं। अगर हम सी और ए से काम कराएं तो ये कितने दिन में करके देंगे काम को, 20 दिन में करेंगे। अब देखिए ये टाइम ड्यूरेशन है, ठीक है, तो इनकी टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग हम टोटल वर्क बना लेंगे। कैसे बना लेंगे, इन सभी का एलसीएम लेकर के, तो इन तीनों का एलसीएम लेंगे 12, 15 और 20 का, तो वो निकल के आएगा 60। अगर ए और बी 12 इसी दिन में काम करते हैं, टोटल काम 60, तो कितने दिन में कर देंगे, ये कर देंगे 12 पंजा 60, 5 इनकी क्या आ गई, क्षमता आ गई। इसी तरह से 15 चौका 60, 4 इनकी क्षमता आ गई दोनों की मिला के, और इसी तरह से 20 का डिवाइड इसमें करेंगे 60 में, तो 3 इनकी क्षमता आ गई। अब जरा गौर करो कि ए कितनी बार है, देखो ए 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी 2 बार है, तो A 2A प्लस 2B प्लस 2C, तो इनकी जो क्षमताएं निकल के आ गई 5 और 4 9, 9 10 11 12, तो टोटल निकल के कितनी आ गई, 12 निकल के आ गई। टोटल कितनी निकल के आ गई, ये 12 निकल के आ गई ऐड करके। ठीक है, अगर सब में दो शामिल है ना, तो हम 2 को अगर कॉमन ले लें तो A प्लस B प्लस C, इनकी टोटल क्षमता कितनी है, 12 है, तो A प्लस B प्लस C इनकी क्षमता कितनी आएगी, तो 2 से इसे काटेंगे तो 6 निकल के आएगी। अगर A B C तीनों की कैपेसिटी देखी जाती है तो वो 6 निकल के आती है। ए और बी की केवल अकेली कैपेसिटी देखी जाती है तो वो 5 निकल के आई है। बी और सी की मिलाकर के कैपेसिटी देखी जाती है तो 4 निकल के आई है। सी और ए की कैपेसिटी मिलाकर के देखी जाती है तो 3 निकल के आई है, और तीनों की मिलाकर कितनी निकल के आई है, 6 निकल के आई है। ठीक है, अब देखिए वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन में पूछा गया ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखो मैं यहाँ क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ
कि a प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है। तो आपको पता है हमें ए की क्षमता देखनी है, तो बी और सी की क्षमता कितनी है, देखो बी और सी की क्षमता सेकंड इक्वेशन में है हमारी कितनी, 4 है, ठीक है, प्लस ए इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 6। तो ए की क्षमता कितनी निकल के आ जाएगी, 6 माइनस 4 बराबर 2 आ जाएगी, 6 माइनस 4 बराबर 2 आ जाएगी। तो ए की कैपेसिटी कितनी रह गई, 2 रह गई। अब टोटल वर्क कितना है, 60 है, तो 60 में अगर हम 2 का भाग लगाएंगे तो कितने दिन में काम हो जाएगा, 30 दिन में ये काम फिनिश कर देगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट। इस टॉपिक का डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है टाइम एंड वर्क के नाम से, तो वहां पर आकर जाकर के आप पूरा वीडियो का पूरा अच्छे से समझ सकते हैं। एक एक क्वेश्चन स्टेप वाइज बताया गया है, बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक पहुंचाया गया है, ठीक है। तो चीजों को वहां से आप अच्छे से डिटेल से जान सकते हैं। वैसे ये क्वेश्चन भी आपको जहां तक मुझे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी। तो देखो त्रिभुज एबीसी है आपके सामने, तो इस त्रिभुज एबीसी देखो नेमिंग कर देते हैं ए बी और सी। ये त्रिभुज एबीसी है, तो वो पूछ रहा है कि त्रिभुज एबीसी में क्या हो रहा है, मध्य बिंदु दे रखे हैं डी ई एफ, क्या दे रखे हैं, डी ई एफ, ठीक है। तो इसकी नेमिंग कर देते हैं डी, फिर है हमारा सॉरी ई यहां रख देते हैं ई और एफ, ठीक है, ई और एफ, ठीक है, डी ई एफ इस तरह से बनाते ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। ये डायग्राम दे रखा था, ठीक है, क्वेश्चन जब आया था तो इस तरह से डायग्राम कंप्लीट दे रखा था। अब देखिए, तो ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि जो बड़ा वाला त्रिभुज है एबीसी, ठीक है, एबीसी, तो बड़ा वाला त्रिभुज जो एबीसी है उसके अंदर ही बन रहा है क्या, डीईएफ बन रहा है। अब देखिए, तो इसमें टोटल त्रिभुज कितने बने, देखो 1 2 3 4, 4 त्रिभुज बनने हैं। तो बड़े वाले त्रिभुज में तो ये चारों त्रिभुज शामिल है ना, और छोटे वाले त्रिभुज में केवल एक ही त्रिभुज है, तो चौथा ही रहता है, कितना रहता है, चौथा ही रहता है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही फिट बैठेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। अंदर वाले त्रिभुज जो एरिया होता है वो बड़े वाले त्रिभुज का चौथाई भाग रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का अंतर और गुणनफल क्रम से 5 और 36 है, ठीक है, अंतर दे रखा है और गुणनफल दे रखा है, तो उनके व्यतक्रमों का अंतर क्या होगा। अब मुझे नहीं पता वो संख्याएं क्या है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पहले वाले जो सेट मैंने कराए हैं उसमें 2019 और 18 उसमें आ चुका है, ठीक है। फिर से देख लेते हैं। तो देखिए, संख्या हमने मान ली ए और बी, क्या मान ली, ए और बी। अब इनका अगर हम व्यतक्रम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/1 ए और 1/b। अब वो कह रहा है इनका अंतर, तो अंतर करते हैं तो हमारे पास संख्या क्या आ जाएगी, एलसीएम तो हो जाएगा ए बी और संख्या बन जाएगी b माइनस ए, ठीक है। हमें नहीं पता कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, ठीक है। अब देखिए वो क्या कह रहा है, अंतर दे रखा है, अंतर कितना दे रखा है, 5, तो ये अंतर ही तो है, दोनों संख्याओं का डिफरेंस ही तो है, तो ये क्या आ गया, 5 आ गया ऊपर। और उनका गुणनफल दे रखा है 36, तो नीचे आ गया 36, तो आंसर हो गया 5/36। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी 2 अंकीय संख्या के अंकों का गुणनफल कितना दे रखा है, 6। अब देखो ऐसे क्वेश्चनों को हम ऑप्शन से करें तो वो ज्यादा बेटर रहता है, एक्स वाई लेकर के बहुत लेंदी हो जाता है और टाइम वेस्टिंग भी बहुत हो जाता है। देखिए, तो संख्याओं का गुणनफल कितना दे रहा है, 6। तो पहले इस लाइन को सेटिस्फाई कीजिए। तो देखो पहले ऑप्शन में जाए तो 6 एकम 6, तो ये ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। 5 तिया 15 ये नहीं हो सकता क्योंकि 6 नहीं आ रहा, 4 तिया 12 ये भी नहीं हो सकता, 2 तिया 6 हाँ ये हो सकता है। तो ऑप्शन जो है पहले और लास्ट वाले ए या डी में से कोई एक हो सकता है। अब वो क्या कह रहा है, उस संख्या में 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या के अंकों के स्थान पड़ जाते हैं। अब देखिए 16 में अगर मैं 9 जोड़ता हूं तो देखो 16 प्लस 9 ऐड करता हूं तो कितना होता है, 25 होता है। 16 और 9 कितना होता है, 25 होता है। तो 25 करने पर 9 जोड़ने पर क्या 16 के अंक पलट गए हैं क्या, मतलब कि ये संख्या 61 हो गई है क्या, 16 से 61 हो गई है क्या, नहीं हुई है। तो ये ऑप्शन फिर गलत हो गया, ठीक है। अब लास्ट वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। जैसे कि 23 में अगर मैं 9 ऐड करता हूं, ठीक है, तो 9 ऐड करता हूं तो ये संख्या बन जाती कितनी, 32। अब देखिए 23 संख्या थी, क्या हो गया 32, तो अंकों पलट गए ना, इसके अंक पलट गए, तो बिल्कुल ये ऑप्शन सही हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट। ऑप्शन से करेंगे 1 सेकंड में हो जाता दिमाग में, ठीक है, कुछ लिखने पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आयत क्षेत्र में आयत की ऊंचाई दर्शाती है, ठीक है। तो आयत की जो ऊंचाई होती है वो हमें क्या दर्शाती है, ये हमें बताना है। तो उस आयत की जो ऊंचाई दर्शाती है वो उसकी ऊपरी सीमा को दर्शाएगी, ठीक है। अब देखो सिंपल है, जैसे कि हमारा ये आयत बना देते हैं, इस तरह से आयत बना देते हैं, तो
ये जो ऊपर की ये जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई तो हुई, मतलब कि इसकी वृद्धि तो हुई, तो ये जो ऊंचाई है ये इसकी क्या दिखा रही है, ऊपरी सीमा दिखा रही है। अब जैसे कि किसी पर हम इस तरह से यो खींचते हैं, आरेख बनाए, तो ये आयत बन गया, तो ये जो पॉइंट आ रहा है ये इसकी ऊपरी ऊंचाई ही तो दिखा रहा है, ऊपरी सीमा ही तो दिखा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है सी ऑप्शन इज राइट। एक रचनात्मक कक्षा में शिक्षकों को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए, नहीं पर ध्यान देना है। ठीक है, तो देखिए पढ़ लेते ऑप्शन। विद्यार्थियों को प्रश्नों के हल ढूंढने के लिए अपनी नीतियां विकसित करने देना चाहिए, हाँ ये तो करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। विद्यार्थियों को सूत्र रटने के लिए कहना चाहिए, ये गलत बात है, रटने के लिए तो कभी कहना ही नहीं है, समझाना है चीजों को। ठीक है, ऐसी परिस्थितियां बनाना जिनमें विद्यार्थी हल खोजने में प्रवृत्त हो, ठीक है, खुद अपने हल ढूंढेंगे तो ये तो अच्छी बात है। विद्यार्थियों को गणितीय साधनों के अपने अर्थ बनाने देना चाहिए, हाँ ये भी सही बात है, क्योंकि नई नई गतिविधियां सीखेंगे, नए नए फॉर्मूले सीखेंगे, ठीक है, खुद बनाएंगे शॉर्टकट्स। ठीक है, तो ये सीखना चाहिए। तो इसमें जो है रटने की बात पर हमें कभी ध्यान नहीं देना चाहिए, तो यही ऑप्शन बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो कोटि पूरक। ठीक है, तो क्या कह रहा है, दो कोटि पूरक। तो देखो कोटि पूरक क्या होते हैं, कोटि पूरक कोण वो होते हैं जिनके दो कोणों का योग कितना होना, 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हमें नहीं पता कि कौन 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 से ए और बी मान लिए, अब इनका जो योग है वो कितना हो गया, 90 डिग्री। अब वो कह रहा है इनका अंतर 40 है, तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी हो गई, 40 हो गई। अब देखो गौर करो, बस सिंपल है, तो b से b कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 2a बराबर कितना हो जाएगा, तो ये टोटल वैल्यू हो जाएगी 130। ठीक है, कितनी हो जाएगी 130, 2 से इसे काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 65। तो a की वैल्यू, पहला एंगल तो आ गया 65, और दूसरा एंगल कैसे निकालेंगे, 90 में से 65 को लेस करके, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 65 और 35, नहीं 65 और 35, तो यह 65 और 35, देखो 5 और 5 10, 65 35 नहीं 25, कितना आ जाएगा 65 और 25। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, 90 में से अगर हम 65 को लेस करते तो हमारे पास कितना बचा रह गया 5, यहाँ पे कितना बचा रह गया 8, 8 में से 6 गए तो कितना बचा रहेगा 2, तो 25 आ गया, 65 और 25 होगा। तो इसको ऑप्शन जो सही जाएगा सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 12 10 12, एक संख्या है को 12 से डिवाइड करना है, तो देखो सिंपल है, डिवाइड वो ये देखना चाह रहा है कि आपको डिवाइड देना आता है नहीं आता है। ठीक है, तो 12 10 12, इसमें आपको डिवाइड करना है किससे, 12 से। ठीक है, तो 12 से डिवाइड करिए। ठीक है, एक बार डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12 एकम 12। ठीक है, अब हमने एक संख्या उतार ली। ठीक है, अब हमारा एक में भी नहीं जा रहा तो हमें जीरो उतारेंगे, तो यहाँ पर जीरो ला के उतारना पड़ेगा। ठीक है, फिर भी नहीं जा रहा तो फिर हमने फिर से एक उतार लिया। ठीक है, और संग में हमें एक जीरो लगाना पड़ेगा। अब हो गया ये 101, अब ये कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 12 अट्ठे 96, कितना होता है 12 अट्ठे 96, बचा कितना रह गया हमारे पास 4 और एक 5, 5 बचा रह गया। अब हम फिर से 2 राइट डाउन कर लेंगे, 12 चौक 48, तो कितना बचा रह गया हमारे पास, ये बचा रह गया आपका 4, कितना शेष आ गया 4। तो वो यही पूछ रहा है कि शेषफल क्या होगा, आपसे क्या पूछ रहा है, शेषफल क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी विद्यार्थी में निम्न में से क्या आंकना चाहिए। ठीक है, क्या आंकना चाहिए और क्या नहीं, तो मतलब क्या आंकना चाहिए, एक बात सही होगी 3 गलत होंगी, ये बात समझने की है कभी बार। ठीक है, तो देखिए गणितीय संप्रेषण नापना चाहिए, बिना समझे रटने की क्षमता, ये तो गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। शिक्षक को सुनने की क्षमता, मतलब सुनता रहे, कुछ अमल ना करे, ये भी गलत बात है, हमेशा सुनना ही रहे, बोले कुछ नहीं। ठीक है, अवधारणाएं न समझने पर भी प्रश्न न पूछने की प्रवृत्ति, ये जरूर आनी चाहिए, ये ज्यादा सही है। ठीक है, मतलब समझ रहा है, ना समझ में भी नहीं आ रहा, फिर भी प्रश्न नहीं पूछ रहा, ये बात गलत है। ठीक है, तो ये बात ज्यादा सही रहेगी, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, बाकी सारी चीजें गलत हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अधिकतम और न्यूनतम प्रक्षेपण प्रेक्षण का अंतर कहलाता है। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम, तो मैक्सिमम मिनिमम जो वाली जो बात रहती है वो क्या रहती है, परिसर वाली बात रहती है। क्या रहती है, परिसर वाली बात रहती है। जैसे मान के चलो कि कैसे, जैसे कि एक क्रिकेटर है, तो मान के चलो उसने मतलब एक मैच खेला, तो एक ओवर में सबसे कम रन बनाए थे, तो उसने बनाए 2 रन, और मैक्सिमम रन बनाए उसने कितने 5, मतलब सभी ओवरों का एवरेजन देखा जाए तो मिनिमम तो बनाए 2 रन और मैक्सिमम बनाए 5, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर रहेगा वो क्या होता है, परिसर होता है। ठीक है, अधिकतम और न्यूनतम के बीच का जो अंतर होता है वो क्या होता है, परिसर होता है। तो इसका परिसर आ जाएगा कितना 3। ठीक है,
तो आंसर हो गया सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो ये आप जानते हैं 2 होती है। अभाज्य संख्या कहां से शुरू होती है? 2, 3, 5, 7, 11, 13 इसी तरह से चलती रहेंगी आपकी, ठीक है। फिर 17, फिर 19 इस तरह से डेटेडर्स चलती रहेंगी, ठीक है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। अभाज्य संख्याओं की एक बात होती है, क्वालिटी होती है कि अभाज्य संख्या एक तो अपने आप से स्वयं डिवाइड होंगी और एक से डिवाइड होंगी, इसके अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होंगी। कोई भी संख्या हो, जैसे कि सपोज करो मैं 11 उठा लेता हूँ, तो 11 एक तो एक से डिवाइड हो रही है और एक 11 से खुद स्वयं से डिवाइड हो रही है और इसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गई? अभाज्य संख्या। तो कोई भी अभाज्य संख्या, जैसे अब हम लेते हैं 9, तो 9 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। 9 क्या है? 9 आपकी एक तो स्वयं से तो जा ही रही है, स्वयं से और एक से तो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये इसके अलावा 3 से भी डिवाइड हो रही है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 9 आपकी क्या थी? अभाज्य संख्या नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी संख्या के 3/4 का 2/3 24 के बराबर। सिंपल है। तो देखो हमें नहीं पता वो संख्या कितनी थी, अगर हम संख्या को x मानते हैं तो 3/4 का 2/3 बराबर है कितने के? 24 के। तो देखिए बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए, x की वैल्यू निकाल कर उसका 1/4 ही निकाल दीजिए। तो देखिए 3 से तो 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये कितनी बार कट गया? 2 बार कट गया। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24 दूनी 48, 48 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 2 ऊपर चला जाएगा 48, तो x की वैल्यू हो गई 48। अब वो पूछ क्या रहा है? 1/4, तो इसी का हम 1/4 निकालेंगे, तो 4 से इसे काटेंगे तो किस संख्या क्या निकल के आएगी? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 12 निकल के आएगी। आंसर क्या आएगा? 12। तो बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14 + 2 √10, ठीक है, का वर्गमूल क्या हुआ? देखो क्वेश्चन में यहाँ राइट डाउन कर लेता हूँ। 7 + 14 नहीं 7 + 2 √10 का वर्गमूल, का भी वर्गमूल निकालना है। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए आप जो ये अंडर रूट के अंदर 10 दे रखा ना, इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि यहाँ जो 7 है उसके बराबर ये आए, जैसे कि 5 दूनी 10, 5 और 2 7 होते हैं, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा? अंडर रूट में 5 मल्टीपल बाय अंडर रूट में कितना हो गया? 2, 5 दूनी 10, ठीक है, और 2 तो आगे है ही प्लस, और 5 + 2 इस तरह से लिखूंगा, ठीक है। क्यों लिखा वो समझिए। ये मैंने इसलिए लिखा है कि x + y का होल स्क्वायर क्या होता है? x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और माइनस वाले में माइनस आ जाता है, यहाँ पर -2ab हो जाता है, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू तो हो जाएगी √5, ठीक है। और y की वैल्यू क्या हो जाएगी? y की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी एक सेकेंड, हाँ y की वैल्यू हो जाएगी क्या? √2, ठीक है, √2। और इनका क्या हो जाएगा? एक मिनट, इस ब्रैकेटों को भी हटाना पड़ेगा हमें। ये ब्रैकेट हट गया, ये ब्रैकेट हट गया, ठीक है। अब सही है? हाँ अब सही है। अब देखिए, हाँ तो ये वैल्यू हो जाएगी क्या? √5 + √2 का होल स्क्वायर। तो जब हम इसे खोलेंगे तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 + 2 + 2 डॉट √5 डॉट √2, इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अब तो वही चीज आएगी, तो इसको जब हम खोलेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं √5 + √2 का होल स्क्वायर का भी अंडर रूट। तो इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा, इस स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो बचा क्या रह जाएगा? √5 + √2 आंसर, ठीक है। तो √5 + √2 सी ऑप्शन इज राइट। पहले √2 को लीजिए, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है, क्योंकि प्लस में वैल्यू है। तो आपने इस क्वेश्चन में ये चीज सीखी कि जो √10 लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, ये जो √10 लिखा हुआ है इसके ऐसे टुकड़े करने हैं कि हमारा जोड़ने पर क्या आ जाए? 7 आ जाए, ठीक है। क्या आ जाए? 7 आ जाए। जैसे कि 5 दूनी 10, तो जोड़ने पर हमारा कितना आ रहा है? 5 और 2 7 आ रहा है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांख्यिकी में प्रसरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय था, ठीक है। तो साइंटिस्ट का नाम बताना, इसमें कोई खास बात नहीं है, तो आपको ये रटना पड़ेगा, सीधा सीधा है। तो इस साइंटिस्ट का नाम है R.A. फिशर को, ठीक है। किसे माना जाता है? किसका श्रेय जाता है? R.A. फिशर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 है। सिंपल है, तो हमें नहीं पता वो संख्या क्या संख्या हो गई? x, ठीक है। 60% तो 60/100,
परसेंट हटाने के लिए 100 लगाएंगे, या फिर अगर आपको इसका फ्रैक्शन पता है, नहीं पता है तो आप क्या लिख देंगे, 3/5 लिख देंगे। कैसे निकालते हैं ये आपको याद करना पड़ेगा। 60% का फ्रैक्शन कितना होता है, 60/100। तो 0 से 0, 2 से काटेंगे तो 3/5 आ जाता है। इस तरह से फ्रैक्शन बनते हैं, याद होने चाहिए। अगर नहीं याद तो आप डायरेक्ट करिए ऐसे। मल्टीपल वाई का 3/5, 3/5 कर रहा है, ये भाग कितना है 36, तो ये 36 हो गया। अब देखो इसे सॉल्व कर लीजिए, तो 0 से 0 कट गया, ये कट के आ जाएगा हमारे पास कितना, 3/5 आ जाएगा। अब देखिए, तो 3 से संख्या कट रही 36, ठीक है, तो 3 से मैंने इसे काटा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर इस वाले 3 से ये फिर से कट रही है, 3 चौक 12। तो हमारे पास x की वैल्यू जो आ गई 5 गुणा 5 गुणा 4 आ गई, कितनी आ गई, 554 आ गई, ठीक है। तो वह संख्या क्या होगी, मल्टीपल करना है, तो 25 चौका 100, तो आंसर हो जाएगा 100। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट। पाई है 1। अब पाई क्या चीज है ये आपको बताना है, परमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, अभाज्य संख्या है, पूर्णांक है। तो पाई आपकी एक अपरमेय संख्या, देखो अभाज्य संख्या दिख नहीं रही है, अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 3 5 इस तरह शुरू होती है, पूर्णांक कोई दिख नहीं रही है, 1 2 3 ये तो है नहीं, वन नंबर सही नहीं। अब बात आती है परमेय और अपरमेय की। तो परमेय संख्या क्या होती है वो सुनिए। तो परमेय संख्या वो होती हैं जिनमें P/Q की फॉर्म में रखा जा सके, जिन संख्याओं को हम P/Q की फॉर्म में रख सकते हैं, ठीक है। तो पाई को P/Q की फॉर्म में रख सकते हैं, नहीं रख सकते। हाँ, अगर इसका मान दे दिया जाता, पाई का मान होता है 22/7, अगर ये दे दिया जाता तो ये परमेय संख्या हो जाती, ठीक है। पर केवल पाई की बात की जाए तो ये एक अपरमेय संख्या है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाई एक अपरमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस 18 क्वेश्चन में a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7 दिया हुआ है, हो तो a प्लस बी प्लस c/c का मान क्या होगा। तो देखिए इस वाली इक्वेशन को देखिए कि a/3 बराबर है b/4 बराबर है c/7। अब देखिए, तो इस सभी को मैं किसी के इक्विवेलेंट मान सकता हूँ, k के इक्विवेलेंट मान लो या एक के ही इक्विवेलेंट मान लो। अगर आप k लेते हैं तो k से भी हो जाएगा, अगर आप एक लेते हैं तो एक से भी हो जाएगा, बिल्कुल सही, इजी रहेगा। देखिए अगर इसकी वैल्यू किसी एक के तो समान होगी ना, तो देखिए क्या हो जाएगा, a/3 बराबर 1, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3। इसी तरह से b/4 बराबर अगर हम 1 रखते हैं तो b बराबर कितना हो जाएगा 4। इसी तरह से c/7 बराबर 1 रखते हैं तो c बराबर कितना हो जाएगा 7। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पूछी, तो a की वैल्यू कितनी है 3 है, b की वैल्यू कितनी है 4 है, c की वैल्यू कितनी है 7 है, और नीचे क्या है अपॉन में c है तो 7 आ जाएगा। अब इनको ऐड करेंगे तो 7 और 4 11 12 13 14 14 आ जाएगा, 14/7, 7 से इसमें डिवाइड करें तो आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 2। अगर आप k लेके करते हैं तो k ऊपर भी आ जाएगा, 14k हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 7k, तो k से k कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर आप इसको k की फॉर्म में करते तो ये वैल्यू आती 3k प्लस 4k प्लस 7k, ठीक है, k रखते या x रखते, और नीचे क्या हो जाता 7k। इनको जब ऐड करते तो ऊपर आता 14k और नीचे आता 7k, k से k कट जाता, 7 से सिर्फ 14 को काटते तो हमारा आंसर क्या आता 2। उस कंडीशन पर भी आंसर आपका क्या आ जाता 2 आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 236459 मल्टीपल बाय 312 के गुणनफल में इकाई का अंक पता करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में इकाई का अंक जब निकालना होता है, मल्टीपल करना होता है, तो हम क्या करते हैं लास्ट डिजिट ले लेते हैं। जैसे कि इसमें मैंने ले लिया 8, ठीक है, फिर इसमें से ले लिया मैंने 6, फिर इसमें से ले लिया मैंने 9, फिर इसमें से ले लिया मैंने क्या 2, ठीक है, क्या ले लिया 2। इन सबका आपस में मल्टीपल करें, इकाई के अंक का ही आपस में मल्टीपल करें, आपको लिखने की जरूरत नहीं, वहीं की वहीं भी हो सकता है, ठीक है। 8 छिंग 48, 48 आ गया, तो 48 में क्या है 48 है, तो 48 है तो दिमाग में 4 को छोड़ दो, 8 दिमाग में रखो। अब इस 8 का मल्टीपल 9 से करेंगे, 9 अट्ठे 72, तो क्या आ गया आपके पास 72 आ गया। अब इस 2 को दिमाग में रखो, 2 का मल्टीपल इस 2 से करेंगे तो वैल्यू क्या जाएगी 2 2 जा 4, तो 4 आंसर हो जाएगा। तो इसका इकाई का अंक हो जाएगा 4। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। हमेशा ऐसे क्वेश्चन में आप इकाई के अंक को ही पकड़ के चलेंगे और आपका आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं के महत्तम समापवर्ता, ठीक है, मासा और लासा क्रम से कितने दे रखे हैं 12 और 72 दे रखे हैं।
यदि इन संख्याओं का योगफल कितना दे दिया है, 60 दे दिया है, तो इनमें से एक संख्या होगी, इनमें से एक संख्या क्या होगी वो आपको बतानी है। ठीक है, तो देखिए आपको दो चीजें पता है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो एलसीएम एचसीएफ में क्या होता है कि जैसे कि आपका जो एलसीएम होता है, एलसीएम होता है एच मल्टीपल बाई ई मल्टीपल बाई बी। देखो एच क्या होता है, एचसीएफ होता है, और एलसीएम क्या होता है, एलसीएम आपका एलसीएम होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि यहाँ पे मैं समझाने के लिए लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिखा 24 और लिखा मैंने 32, तो 24 और 32 का मैं अगर एचसीएफ देखता हूँ, एचसीएफ देखता हूँ, तो देखो ये ब्रेक करेंगे तो 8 दूनी 8 दिया 24 और 8 चौक 32, तो ये जो 8 दोनों में कॉमन आ रहा है ये क्या हो गया, इनका एचसीएफ हो गया। क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। और जो 3 और ये 4 आ रहा है ये ए और बी की संख्याएं हो गई, ए और बी संख्याएं हो गई। अब देखो इसको समझाने के लिए मैं कर देता हूँ यहाँ पे, जैसे इसको क्लियर आउट करें। हाँ, इन 24 का और 32 का एलसीएम निकालोगे, ठीक है, 24 और 32 का अगर आप एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम निकल के आता है 96। ठीक है, क्या निकल के आता है 96। और अगर आप 24 और 32 का एचसीएफ निकालते हैं तो वो क्या निकल के आया, अभी मैंने आपको करके दिखाया 8 निकल के आया। दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 8 है। ठीक है, 8 निकल के आता है। और ए और बी की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, 3 और 4 निकल के आ रही है। अब देखो इस फॉर्मूला पुट करके दिखाता हूँ ये फॉर्मूला कैसे बना। देखो एलसीएम 96 इस क्वेश्चन के लिए 96। ठीक है, एच की वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू हमारी 8 है, मल्टीपल बाय ए की वैल्यू कितनी है 3, बी की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी है 4। अब देखिए इसका जब आपस में मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 सॉरी 8 8 दिया 24 मल्टीपल बाय 4, 4 का मल्टीपल इससे होगा तो वैल्यू हो जाएगी 4 चौक 16, तो 96, तो 96 इक्वल 96 आ रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया ये फॉर्मूला कैसे बना है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है एलसीएम इक्वल टू एच मल्टीपल बाय ए मल्टीपल बाय बी। ठीक है, अब संख्याएं क्या होती है, तो संख्याएं क्या होती है, तो फर्स्ट नंबर कोई भी दो संख्याओं की बात करेगा और सेकंड नंबर तो दो संख्याएं की बात करेगा तो ए मल्टीपल बाय एच और बी मल्टीपल बाय एच, बी मल्टीपल बाय एच। एच क्या है यहाँ पर एचसीएफ है और ए और बी क्या है सहभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, कॉपी में राइट डाउन कर लेना। अब मैं सबको इरेज कर देता हूँ, इस क्वेश्चन पे मैं चलूंगा। ठीक है, अब देखिए एक सेकंड ब्रेक दीजिए मुझे, देखते हैं चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखो मैंने बताया कि एलसीएम, तो एलसीएम इस क्वेश्चन में कितना दे रखा है 72 दे रखा है। कितना दे रखा है इस क्वेश्चन में हमें 72 दे रखा है, तो एलसीएम की जगह पे 72 रखेंगे। एच की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 12 दे रखी है, मल्टीपल बाय ए मल्टीपल बाय सॉरी मल्टीपल है मल्टीपल बाय बी, तो 12 से मैं इसे काटूंगा तो 12 छिंग 72, तो ए मल्टीपल बी की वैल्यू कितनी आ रही है 6 आ रही है, ए मल्टीपल बी की वैल्यू कितनी आ रही है 6 आ रही है। ठीक है, तो 6 को अगर मैं तोड़ता हूं तो क्या निकल के आ सकता है 3 गुणा 2 आ सकता है, 3 दूनी 6, तो ए और बी की वैल्यू 3 और 6 हो सकती, 3 और 2 हो सकती है। ठीक है, ए मल्टीपल बी। अब एक चीज और यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, इनका योग दे रखा है, इन संख्याओं का योग कितना 60, तो देखो संख्या क्या होती है ए मल्टीपल एच और बी मल्टीपल एच, तो इनका योग करता है, तो योग करने के लिए प्लस का साइन लगा देंगे, बराबर कितना दे रखा है 60 दे रखा है। एच की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में पता है 12 है, तो 12 ए प्लस 12 बी बराबर कितना हो जाएगा 60, तो 12 हमारा कॉमन चला गया 12, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। 12 से जब मैं इसे काटूंगा तो कितनी बार करेगा 12 पंजे 60, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। अब देखो a और b ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है जो जोड़ने पर 5 आए, तो वही 3 और 2 हो सकती है। कितनी हो सकती है 3 और 2 जोड़ने पर क्या आता है a और b 5 आता है। तो यहाँ से हमें a और b की वैल्यू पता पड़ गई। अब संख्या निकालना कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि संख्याएं आप जानते हैं पहली नंबर कितनी होती है, फर्स्ट नंबर होता है a मल्टीपल बाय h और सेकंड नंबर जो होता है b मल्टीपल बाय h। ठीक है, अब देखिए एच क्या एचसीएफ है, ए की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो 3 गुणा 12, तो 12 तिया 36, एक संख्या तो हो गई 36। अब 2 गुणा 12, 12 दूनी 24, तो 24 या 36 में से जो भी ऑप्शन होगा वो हम टिक कर देंगे। तो यहाँ पर 36 नहीं दे रखा 24 दे रखा, तो 24 आंसर इसका हो जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, मैं सोचता हूँ बहुत अच्छे से समझाया ये क्वेश्चन, तो आपको समझ में आ गया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक शिक्षक ने ब्लैक बोर्ड पर लिखा, क्या लिखा, ये क्वेश्चन ठीक से टाइप नहीं हुआ है, अच्छा हाँ सही है। एक शिक्षक ने एक ब्लैक बोर्ड पर लिखा है 29 गुणा 4, 29 गुणा 4 करने को कहा। ठीक है, और बच्चे ने क्या कर दिया, एक सेकंड
मैं इसको सही कर देता हूँ। हाँ देखिए, बस इसमें बिल्कुल सही था क्वेश्चन। बस इसमें क्या था, ये इक्वेशन और दे रखी 27 गुणा 4 मल्टीपल करने पर हमारा कितना रहा 108। तो पूरा पढ़ देता हूँ क्वेश्चन। शिक्षक ने क्या लिखा है ब्लैक बोर्ड पर, 29 गुणा 4 ज्ञात करने को कहा। पर बच्चे ने क्या किया, एक विद्यार्थी ने अपनी उत्तर पुस्तिका या अभ्यास पुस्तिका पर इसे 27 गुणा 4 उतार लिया, 29 की जगह 27 राइट डाउन कर लिया, ठीक है, उतारा और नीचे दर्शाए हुए हल किया। जैसे कि ये मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया 108 आ गया। तो शिक्षक द्वारा, अब शिक्षक द्वारा क्या करना चाहिए, देखो बच्चे को क्वेश्चन कुछ दिया था और बच्चे ने कर कुछ दिया, पर यहाँ चेक करिए कि बच्चे ने जो आंसर निकाला, जो लिखा है वो सही किया नहीं किया। देखो 4 सत्ते 28 की 8 हासिल गई 2, 4 दूनी 8 और 2 कितना हो गया 10, तो 108 बिल्कुल सही, सॉल्व तो सही किया, पर क्या उसने क्वेश्चन राइट डाउन गलत कर लिया, ठीक है। अब देखिए कोई ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है विद्यार्थी को 0 अंक देना चाहिए, ठीक है, विद्यार्थी को 0 अंक देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए क्योंकि सॉल्यूशन उसने सही किया, ठीक है। उस विद्यार्थी से कक्षा में सतर्क रहने को कहकर 0 अंक दे देना चाहिए, मतलब उसको डांट भी रहे हो फिर भी 0 दे रहे हो, ठीक है, ये भी गलत बात है, ठीक है। फिर कह रहा है उस विद्यार्थी को 5 अंक में से 3 अंक देने चाहिए। अब ये अभी देखते हैं कि 5 में से 3 अंक देने चाहिए नहीं देने चाहिए, अगली पढ़ते हैं। यह कारण जानने का प्रयास करना चाहिए कि विद्यार्थी ने प्रश्न को गलत क्यों उतारा, ठीक है। अब हो सकता है सुनने में गलती हो गई हो बच्चे की, ठीक है, कहीं और ध्यान हो, ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी है ना। बच्चे ने गलती क्यों कर दी, 27 ही क्यों उतारा 29 की जगह पे, ठीक है। तो ये जानने का प्रयास करना चाहिए और उसे सही प्रक्रिया के लिए पूरे 5 अंक देने चाहिए, ये ज्यादा सही है, ये सटीक लग रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट, ठीक है, बाकी ये तीनों गलत हो जाएंगे, डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। वो क्या कह रहा है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है, तो 3/2 है। इसको एक सेकेंड, 3 सही नहीं बना, 3/2 है, ठीक है, ये बराबर है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/2 है। तो यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रय बटे विक्रय मूल्य बराबर कितना आ जाएगा 3/2। तो क्रय मूल्य तो आ रहा है 3 और विक्रय मूल्य आ रहा है 2, तो 3 में खरीदी 2 में बेची, फायदा हुआ या नुकसान, नुकसान हुआ 1 का, कितने पे 3 पे, मल्टीपल बाय 100, ठीक है। 3 से काटेंगे तो आंसर आ जाएगा 33 सही 1/3% का आ जाएगी, हानि आ जाएगी, क्यों, क्योंकि नुकसान पे बेच रहे हैं, हानि आ जाएगी। तो बी ऑप्शन इज राइट, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी कमरे की चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, कितना है 660 मीटर स्क्वायर है। फिर वो बोल रहा है आपसे तथा उसकी लंबाई और चौड़ाई की दुगनी है, कितनी है, दुगनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो उसकी छत का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ऐसा क्वेश्चन जब क्या नाम है व्हाइट वॉश करी जाती है, तो कमरे की चारों दीवारें पेंट की जाती है, छत और जमीन को छोड़ दिया था, फर्श को छोड़ दिया था, चारों दीवारों का क्षेत्रफल यहाँ दे रखा है। तो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच बराबर होता है, ठीक है। ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल और ये दे रखा है क्वेश्चन में 660 मीटर स्क्वायर। अब वो क्या कह रहा है, लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, ठीक है, एल जो है बी की डबल है, ठीक है, एल जो है बी की डबल है। तो अगर एल बराबर कितना हो जाएगा 2b और बी बराबर बी है, सिंपल है, डबल है, ठीक है। और कमरे की ऊंचाई कितनी दे रखी है 11 मीटर दे रखी है। तो आपको छत का क्षेत्रफल बताना, उसकी छत का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, 2 मल्टीपल बाय एल की वैल्यू हम क्या ले लेंगे 2b प्लस बी की वैल्यू क्या ले लेंगे b, ठीक है, b मल्टीपल बाय एच की वैल्यू कितनी ले लेंगे 11 इक्वल टू 660। 11 से मैं से काटूंगा तो 60 बार कटेगा, 11 छिक्का 66 और 2 से मैं से काटूंगा तो 30 बार कटेगा। तो हमारे पास क्या बचा रह गया, हमारे पास बचा रहेगा 3b बराबर कितना दे रखा है 30, 2b और b मिला के 3b हो गया, 3 से फिर से मैं से काटूंगा तो 10 आ गया। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 10, एल क्या होगी डबल होती है तो कितनी हो जाएगी 20। अब देखिए जरा ध्यान दीजिए, यहाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए, जो कमरा होता है तो कमरे का जो नीचे का फर्श होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, ठीक है, एल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, उसी का और जो नीचे का फर्श होगा वही जो है ऊपर की छत होगी, ठीक है, सेम होगी, तो वो भी लंबाई गुणा चौड़ाई होगी। तो लंबाई गुणा चौड़ाई का क्षेत्रफल के लिए होता है ना, कमरे के छत का क्षेत्रफल और कमरे के फर्श का क्षेत्रफल सेम रहेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे तो 20 गुणा 10 करेंगे तो बराबर आ जाएगा हमारे पास 2000 कर दिया, सॉरी मैं डाल देते हैं इसे, यहाँ पे हम कर देते हैं 200, ठीक है, 200 मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि संख्या 60 यहाँ लिख देते हैं 604 खाली जगह है यहाँ पे फिर 6, ये किससे डिविजिबल है? 11 से डिविजिबल है। अब 11 की भाजता क्या कहती है वो आपको पता होगा तो ये क्वेश्चन हो पाएगा। तो 11 की भाजता ये कहती है आपसे कि विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग, ठीक है, अगर आपका 0 आ जाए, उनका जो डिफरेंस आता दोनों का वो 0 आ जाए या फिर 11 का डिविजिबल आ जाए तो वो संख्या 11 से कटेगी। ठीक है, तो अब देखिए जरा यहाँ पे देखिए 6 और 4 10, एक एक अंक छोड़ के, ऐसे समझ लीजिए एक एक अंक छोड़ के 6 और 4 10, 10 और 6 16, तो 16 आ गया। अब दूसरी तरफ क्या है हमारे पास 0। अब 0 में ऐसी क्या संख्या जोड़ें कि जो इनका डिफरेंस आए वो 11 का मल्टीपल आए। ठीक है, क्या है? 11 का मल्टीपल आए। ठीक है, तो 16 तो लिख नहीं सकते, या तो 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल। अगर 16 लिखते हैं तो 2 अंक बन जाते, तो ऐसी संख्या यहाँ लिखेंगे कि जो 11 का मल्टीपल आए, 11 का पहाड़े में आ जाए। तो हम यहाँ पे हम 5 लिख सकते हैं। देखो कैसे, 0 में 6 5 जोड़ते हैं तो हमारे क्या आता है? 5 आता है। और 16 में से 5 को लेस करता हूं तो क्या आता है मेरे पास? 11। तो 11 जो है 11 के पहाड़े में आता है, तो वो संख्या क्या होगी? 5 होगी। वो संख्या क्या होगी? 5 होगी। डी ऑप्शन इज राइट। 20वीं सदी के सब शिक्षित भारतीय गणितज्ञ प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे? ठीक है, इनमें से आपको नाम बताना है वो प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे 20वीं शताब्दी के। आर्यभट्ट थे, श्रीधराचार्य थे, श्रीनिवास रामानुजम थे, या फिर हरिश्चंद्र थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा श्रीनिवास रामानुजम। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दोगुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा है तो बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है, तो वे संख्याएं क्या होंगी? ठीक है, तो वे संख्याएं क्या होंगी? ठीक है, इस क्वेश्चन को आप एक्स वाई लेकर के भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट ऑप्शन से करेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक, अब देखिए मैं ऑप्शन चेक कराता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहली लाइन पढ़िए। पहले लाइन कह रहा है कि दो संख्याओं में बड़ी संख्या के 2 गुना, तो पहला ऑप्शन में उठाता हूं तो 43 का मैं डबल करता हूं 2 का गुणा करके। ठीक है, मल्टीपल बाय 2 करता हूं 2 का गुणा करके, तो ये हो जाएगा 86 बन गई। और छोटी संख्या के 5 गुने, छोटी संख्या 86 बन गई, छोटी संख्या के 5 गुने तो 8 पंजा 40 हो गई। ठीक है, 8 पंजा 40 हो गई। 5 गुने से 3 ज्यादा है, 5 गुने से 3 ज्यादा, क्या ये 3 ज्यादा आ रही है? नहीं आ रही है, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत। इस तरह से ऑप्शनों को चेक करेंगे। इसी तरह से 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, पहली संख्या क्या होगा? डबल कर दिया। छोटी संख्या का 5 गुना कर दीजिए, तो छोटी संख्या का 5 गुना कर देंगे 9 पंजे 45। अब बड़ी वाली संख्या क्या 3 अधिक आ रही है? नहीं आ पा रही, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तीसरे ऑप्शन पे जाएंगे। 14 दूनी 28, 28 आ गई। 5 चौक 5 25, 25 आ गई। 5 5 25, 5 4 गुना कर दिया, नहीं 5 गुना कर, हाँ 5 ही गुना कर, 5 गुना कर दिया 5 25 आ गई। अब ये जो संख्या 28 आई है ये 25 से 3 ज्यादा है? हाँ है, तो ये ऑप्शन सही हो गया। सी ऑप्शन इज राइट। आगे का चेक करने की जरूरत भी नहीं है चाहो तो। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है। यदि इसे 1 सेंटीमीटर के घनों में काटा जाता है तो 1 सेंटीमीटर वाले घनों में केवल एक ही फलक पर रंग होगा। कौन कौन से है वो बताने, कितने फलकों पर रंग होगा। ठीक है, इसके लिए मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, 1 सेकंड रुकिए। देखिए मैंने ये घन बना दिया है यहाँ पर। अब इसमें देखेंगे आप तो ये जो बॉक्स है इस पर बाहर से रंग किया गया। पहले एक 5 सेंटीमीटर की लंबाई का एक टुकड़ा था, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबकी समान थी, और उस पर बाहर से रंग कर दिया गया। बाहर से रंग करने के बाद ये जो मैंने लकीरें खींची हैं तो ये कटिंग की गई। कटिंग करने के बाद जो रंग रहेगा वो ऊपर की सतहों पर ही तो रहेगा। ठीक है, अंदर रंग नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि काटने से पहले रंग किया गया। ठीक है, तो अब आप गौर करें कि यहाँ पर एक 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 5 बन रहे हैं। एक लाइन में कितने आ रहे हैं? 5 आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए तो इसमें जो घन बनते हैं तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि 3 सतह रंगीन वाले, कितने? 3 सतह रंगीन वाले, 3 सतह रंगीन वाले। तो 3 सतह रंगीन कहाँ मिलेंगी? कोनों पे मिलेंगी। देखो ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, इसकी तीनों सतह ये रंगीन आ रही है। ठीक है, तो 3 सतह रंगीन मिलती है कोने पे, और कोने में होती है 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर फिक्स रहता है, 8 ही रहता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन रहता है कि 2 सतह रंगीन वाले,
ठीक है, क्या रहता है, दो सतह रंगीन वाले। तो दो सतह रंगीन के लिए फॉर्मूला रहता है सिंपली, तो वो रहता है आपका 12 मल्टीपल बाय n माइनस का 8, n माइनस का 8 नहीं सॉरी n माइनस का 2, ठीक है, क्योंकि बात क्या है, साइड में से कटिंग होके दो निकल जाएंगे दोनों तरफ से, ठीक है, मल्टीपल बाय 2। अब यहाँ पर n क्या है, n जो है एक लाइन में निकलने वाले घनों की संख्या होती है, तो एक लाइन में यहाँ पर कितने निकल के आ रहे हैं, 5 निकल के आ रहे हैं। तो इसका करेंगे हम 12, 5 में से 2 गए तो कितना बचा रह जाएगा, 5 में से 2 गए तो 3, तो 12 3 36, तो दो सतह रंगीन वाले कितने आ जाएंगे, 36 आ जाएंगे। अब बात आती है तीन सतह रंगीन सॉरी एक सतह रंगीन, एक सेकेंड, तीन सतह वाले तो 8 हो गए ना, हाँ, अब है एक सतह रंगीन वाले। तो तीसरा क्वेश्चन रहता है एक सतह रंगीन वाले, तो एक सतह रंगीन वाले का फॉर्मूला रहता है 6 इंटू n माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, n माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब ये देखिए, तो n में से 2 गए तो बचे कितने, 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 9, तो 6 गुणा 9 हो गया, तो 9 6 54 आ गया, ठीक है, एक सतह रंगीन वाले। और तीसरा चौथा क्वेश्चन रहता है, वो रहता है जीरो सतह रंगीन, कोई भी सतह रंगीन ना हो, मतलब जो अंदर है उन पर किसी पर रंग नहीं आएगा, तो वो रहता है क्या, वो रहता है n माइनस 2 का होल क्यूब, क्या रहता है, n माइनस 2 का होल क्यूब। n में से 2 गए मतलब 5 में से 2 गए तो कितने बचे, 3, तो 3 का क्यूब करेंगे तो 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 तिया 9 तिया 27 आ जाएगा, 3 तिया 9 तिया 27, ठीक है। और इसमें जो टोटल इनकी संख्या निकल के आएगी ये 125 निकल के आती है, टोटल संख्या कितनी होती है, 125। कैसे, क्योंकि एक लाइन में 5 हो रहे हैं, तो 5 गुणा 5 गुणा 5 तो 125 होती है। तो यहाँ पर मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए, क्या क्या क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पूछा क्या था, केवल इसमें आपसे ये पूछा था एक फलक पर ही रंग हो, तो एक फलक वाला ये रहा तीसरे नंबर का, तो इसकी संख्या हो जाएगी 54, ठीक है, तो डी ऑप्शन इज राइट। यदि यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों के चरम प्रेक्षण हटाए जाएं, ठीक है, मतलब जो मैक्सिमम है और मिनिमम है दोनों को हटा दिया जाए, तो केंद्रीय प्रवृत्ति में कौन से मापक प्रभावित होते हैं, कौन से मापक प्रभावित होंगे ये आपको बताना है, ठीक है, कौन से मापक प्रभावित होते हैं, हाँ प्रभावित होंगे तो ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर रहता है वो सी ऑप्शन रहेगा, क्या रहेगा कि माध्य प्रभावित होता है और एक बहुलक प्रभावित होता है। होता क्या है, अगर आंकड़ों को अवरोही अवरोही क्रम में लगाया जाएगा, तो आंकड़ों के दोनों छोर के अगर प्रेक्षणों को हटा दिया जाए, चरम और छोटे वाले को और बड़े वाले को हटा दिया जाए, तो मध्यांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब कि मध्यिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबकि माध्य और बहुलक ही प्रभावित होते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है, आप बस याद रखिए माध्य और बहुलक प्रभावित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंक 3 और 4 है, ठीक है, या तो 3 होगा या 4 होगा, अभी ऑप्शन से होगा क्वेश्चन, ठीक है, 3 है 4 है, हाँ 3 और 4 तो सभी में है। अब वो कह रहा है तथा संख्या यह संख्या 3 और 4 से दोनों से विभाजित होती है, ठीक है, 3 और 4 दोनों से विभाजित होती है। अब देखो पहला ऑप्शन देखिए, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ये 3 से डिवाइड हो रहा है, देखिए 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, वो कहती है कि अंकों का योग करिए और उसमें अगर वो 3 के पाड़े में आ रहा तो वो संख्या डिवाइड हो गई। तो 4 4 4, तो 4 तिया 12, 12 3 के पाड़े में आता है, हाँ आता है, तो ये संख्या 3 से भी डिवाइड हो रही है, 4 से तो होगी, 4 एकम 4 4 एकम 4, ठीक है, तो ये हो जाएगी। अब देखिए ये वाला ऑप्शन देखिए, वैसे करने की जरूरत ही नहीं है, बी ऑप्शन ही सही हो गया है। और देखिए 4 और 4 मिलके 8 हो गया, 8 क्या 3 के पाड़े में आता, नहीं आता, ये भी गलत हो गया। 4 4 4 4 4 एकम 4 4 8 4 4 4 16 16 3 के पाड़े में आता है, नहीं आता, तो ये भी गलत हो गया, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात करना है आपको, ठीक है, पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात करेंगे। अब देखिए अंतःकोण, ये क्वेश्चन आपके मतलब प्रीवियस ईयर के पेपर 2019 और 18 डिस्कस किया, तो वहां पर अंतःकोणों की बात आई है, तो वहां से भी आप चीजों को समझ सकते हैं, उनको वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। अब देखिए अंतःकोण क्या होता है, तो अंतःकोण जो होता है, तो अंतःकोणों का योग जो होता है n माइनस 2 मल्टीपल बाय 180, ये अंतःकोणों का योग होता है, टोटल योग होता है। अब देखिए n क्या है, n भुजाओं की संख्या, तो पंचभुज में 5 भुजा होती हैं, तो 5 में से 2 को लेस करना है, मल्टीपल बाय 180, 5 में से 2 को लेस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 3 गुणा 180, तो 18 तिया 54, तो 540, तो कितना आ गया 540, तो डी ऑप्शन इज राइट, 540। यही आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं तो करिए इस वीडियो को। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।